हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बट क्या प्रॉब्लम थी वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बार बार आपको वो बताता रहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, देखिए प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने कोई काम शुरू किया है तो उसको बीच में छोड़कर भाग जाएँ। हाँ, थोड़े दिन के लिए वो काम ब्रेक हो सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ, बट कोई नहीं। अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंटैक्स, जो कि यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंटैक्स। और अगर आपको सिंटैक्स आता है तो एक तरीके से आप इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस से खेलना सीख जाएंगे, उसको अपने हिसाब से किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसमें जो भी चाहे आप कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है सिंटैक्स को समझना और इससे संबंधित सारे रूल को समझना और एक्सरसाइज करना। तो आइए आज की वीडियो में सबसे पहले हम यही जानते हैं कि सिंटैक्स आखिर होता क्या है। तो जे.एस. आर्मर, इनके अनुसार सिंटैक्स का जो डेफिनेशन है वो ये है: द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। ओके, यानी किसी सेंटेंस में शब्दों की जो सही व्यवस्था होती है उसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। ओके, दूसरे तरीके से इसका एक और डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दिया है: सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस दैट गवर्न्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। ओके, यानी सिंटैक्स जो होता है वो उन नियमों का समूह है, सिद्धांतों का समूह है और प्रक्रियाओं का समूह है जो कि किसी सेंटेंस की बनावट को नियंत्रित करता है। यानी सेंटेंस को बनाने में जो भी नियम लगते हैं, जो भी सिद्धांत लगते हैं, या फिर जो भी प्रक्रियाएं होती है, तो उनको जो गवर्न करता है, उनको जो नियंत्रित करता है, वही कहलाता है सिंटैक्स। ओके, कहने का मतलब ये है, आपने टेंस पढ़ा होगा तो टेंस में सब्जेक्ट, यानी जब असर्टिव सेंटेंस आप बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव जो भी आप बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ? यही तो है सिंटैक्स। यानी किसी सेंटेंस में पहले क्या लिखें, उसके बाद क्या लिखें, उसके बाद क्या लिखें, तो ये जो नियम होता है ना, इसी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। ओके, तो सिंटैक्स को समझने के लिए आपको ये रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको नाउन पता होना चाहिए और नाउन के रूल पता होने चाहिए, तभी आप सिंटैक्स को समझ सकते हैं। आपको प्रोनाउन पता होना चाहिए, प्रोनाउन के रूल पता होना चाहिए, वर्ब आपको पता होना चाहिए, एडजेक्टिव पता होना चाहिए, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और इसके साथ साथ आपको आर्टिकल पता होना चाहिए और इनसे संबंधित रूल्स पता होना चाहिए, तभी आप सिंटैक्स से संबंधित जो सेंटेंस दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, एक एक करके सारे टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम यही समझेंगे कि सिंटैक्स आखिर होता क्या है। सिंटैक्स को समझने के लिए मैंने दो सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल इज गोइंग टू द मार्केट टू बाई बैग। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ये जो सेंटेंस है क्या ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है? तो ये आप तभी जान पाएंगे जब आप सिंटैक्स का रूल आप समझ लेंगे, तभी आप इसमें समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस गलत है या सही है। अगर गलत है तो इसमें क्या गलत है, और जो गलत है उसकी जगह पर क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि राहुल इज गोइंग टू द मार्केट, राहुल बाजार जा रहा है, टू बाई बैग, बाजार जाया जाता है सामान खरीदने के लिए, तो यहाँ पर सामान, एक बैग खरीदने के लिए ही यहाँ पर जाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में मार्केट के आगे द नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये जो द लिखा है ना, ये है गलत। ठीक है, यानी मंदिर, मस्जिद, मार्केट, चर्च, गुरुद्वारा, इन जगहों पर, या फिर स्कूल, इन जगहों पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जिस काम के लिए जाया जा रहा है, अगर उसी काम के लिए हम जा रहे हैं, तो इन जगहों के आगे, यानी इन जगहों के नाम के आगे द नहीं लगाया जाता है। किसी और पर्पज से अगर हम जाएं तब इनके आगे द लगता है। ये है सिंटैक्स का रूल। ठीक है, तो ये तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप सिंटैक्स का रूल आपको पता होगा, जब आपको आर्टिकल पता होंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस लिखा है, आयरन इज एन यूजफुल मेटल। अब आपको ये लगेगा यूजफुल का जो पहला वर्ड है यू, वो एक वॉवेल है, तो उससे पहले एन
ये लगा है तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। जी नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए यूजफुल लिखा हुआ है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो यू आ रहा है। क्या आ रहा है? यू। यू, तो ये तो कंसोनेंट हो गया, ये तो वॉवेल हुआ नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एन नहीं ए होना चाहिए। यहाँ पर जो एन लिखा है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। तो आप इन बातों को तभी समझ पाएंगे जब आपको सिंटैक्स पता होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल ही। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन से पहले आकर उसको मॉडिफाई करता है, यानी उसका अर्थ और स्पष्ट करता है, वो होता है आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट आर्टिकल वो होगा जो किसी अनिश्चित वस्तु से पहले आके उसका अर्थ स्पष्ट करे, तो वो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। किसी अनिश्चित वस्तु, यानी कोई वस्तु है, कोई चीज है, वो निश्चित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लिखा हुआ नाइफ, ए नाइफ, ठीक है, तो नाइफ कौन सा नाइफ है, कैसा नाइफ है, नहीं पता। नाइफ यानी कि चाकू है, ओके, तो उससे पहले हम लिख सकते हैं ए नाइफ यानी एक चाकू। तो कोई चाकू है, वो कंफर्म नहीं है कौन से चाकू की बात की जा रही है, तो ये अनिश्चित चाकू है, यानी चाकू कंफर्म नहीं है क्या है, कौन सा चाकू है, ठीक है। तो ये हो गया ए नाइफ, यानी कि यहाँ पर ये जो ए है ये हुआ इनडेफिनिट आर्टिकल। इसी तरीके से एन एलिफेंट। अब एलिफेंट, एन एलिफेंट यानी कि एक हाथी। अब वो हाथी कौन है, उसकी विशेषता क्या है, यानी किस हाथी की बात की जा रही है, ये पता नहीं है, इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो यही हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल एन। ओके, तो इनडेफिनिट आर्टिकल में दो ही आर्टिकल आते हैं, ए और एन। ओके, ए और एन ये यूज किया जाता है सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले। कोई भी कॉमन नाउन है और वो सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तभी ए और एन का यूज किया जा सकता है। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, और द का यूज होता है किसी निश्चित वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए। जब कहीं पर किसी सेंटेंस में किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित चीज की बात की जाए या किसी निश्चित व्यक्ति की बात की जाए, तब वहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाता है और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल द बॉय यानी लड़का, किसी एक विशेष लड़के की बात की जा रही है। अगर कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हो, आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़की को देखा, द बॉय वॉज ईटिंग ए मैंगो, वह लड़का आम खा रहा था। मतलब कौन सा लड़का आम खा रहा था? जिस लड़के को मैंने देखा। तो एक निश्चित लड़के की बात की जा रही है ना, तो ये हुआ द बॉय, द यहाँ पर हुआ डेफिनेट आर्टिकल। इसी तरीके से द मैन, आई सा ए मैन, द मैन वॉज कॉलिंग मी, आदमी मुझे बुला रहा था। मैंने एक आदमी को देखा, आदमी मुझे बुला रहा था। तो कौन सा आदमी मुझे बुला रहा था? वही आदमी जो मैंने देखा। तो यहाँ पर एक निश्चित आदमी की बात की जा रही है, एक निश्चित मैन की बात की जा रही है, डेफिनेट मैन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर द मैन जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा किया जाए, ओके, या फिर उसको मॉडिफाई किया जाए, तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो आइए समझते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, यानी कि ए का यूज़ कब होगा और एन का यूज़ कब होगा। तो मेरी बात ध्यान से आप सिर्फ एक सेंटेंस सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा ए और एन में। पहली बात तो ए और एन दोनों ही सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले यूज होते हैं, यानी एक वचन के नाउन से पहले यूज होते हैं। लेकिन ए कब यूज होगा और एन कब यूज होगा, तो इसके लिए बस एक रूल आप ध्यान रखिएगा। जो भी नाउन है उसका जो पहला अक्षर है, पहला कैरेक्टर है, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका उच्चारण अगर वॉवेल होता है, यानी आ ई उ ये होता है। इसी तरीके से इंग्लिश में जो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, उच्चारण अगर इस तरीके से आता है पहले अक्षर का कि वॉवेल मुंह से निकले, तो उससे पहले हमें यूज करना है एन। क्या यूज करना है? एन। ओके, यानी पहले अक्षर का उच्चारण, शब्द के पहले अक्षर का उच्चारण अगर वॉवेल है तो उससे पहले एन का यूज होगा, नहीं तो ए का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए लिखा है एन एलिफेंट। एलिफेंट में पहला अक्षर जो है ई लिखा है, और इसका जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो मुंह से क्या निकल रहा है? ई, और ये एक वॉवेल है, तो इससे पहले हमें लिखना है एन। एन एलिफेंट यानी कि एक हाथी। इसी तरीके से एन ऑरेंज। ऑरेंज का जो पहला अक्षर है वो है ओ, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो मुंह से निकल रहा है ओ। ओके, तो ओ वॉवेल है, तो इसलिए इससे पहले यूज होगा एन का, ए का यूज नहीं होगा। तो ये हो गया एन ऑरेंज।
इसी तरीके से एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का जो पहला अक्षर है वो है यू, तो इसका जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो निकल रहा है मुंह से अम्ब्रेला, आ निकल रहा है ना, तो आ वॉवेल है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल एन का यूज होगा, तो ये हो गया एन अम्ब्रेला। इसी तरीके से एन और, देखिए एन एच ओ यू आर, इसको हावर तो हम पढ़ते नहीं, इसको हम पढ़ते हैं और, एच होता है साइलेंट, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर एच लिखा है कंसोनेंट है, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या बताया, पहले शब्द का जो उच्चारण है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन, वो अगर वॉवेल है तो एन का यूज होगा। तो एच यहाँ पर साइलेंट है और इसका जो उच्चारण हो रहा है वो हो रहा है और, अ से इसका उच्चारण हो रहा है, पहले मुंह से अ ही निकल रहा है, तो इसलिए एन का यूज होगा। इसी तरीके से एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर देखिए हॉनेस्ट तो इसको पढ़ते नहीं, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो अ यानी जब इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो सबसे पहले मुंह से क्या निकल रहा है, अ, और अ क्या है, एक वॉवेल है, तो इसलिए इससे पहले एन का यूज हुआ, एन ऑनेस्ट मैन यानी कि एक ईमानदार आदमी। इसी तरीके से एन एम ए, अब एम देखने में तो आपको कॉन्सोनेंट लग रहा है, बिल्कुल है, लेकिन मैं लिखने पर नहीं जा रहा हूं, मेरा जो रूल है, मैंने अभी आपको जो रूल बताया वो क्या है, प्रोनाउंसिएशन पर आपको ध्यान देना है। एम ए, तो एम का जो पहला अक्षर है ए, एम है ना, ए, ठीक है, तो ए क्या है, एम में यही तो है ना, एम यही तो आप बोल रहे हैं, तो इसमें जो ए निकल के आ रहा है ये क्या है, वॉवेल है, तो इसलिए इससे पहले एन का यूज हुआ, एन एम ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अब जो रूल लागू ना हो वो, इसी तरीके से जो भी मैंने आपको रूल बताया उसका उल्टा कर दीजिए, यानी पहले शब्द का जो उच्चारण है वो अगर वॉवेल ना होकर कंसोनेंट है तो वहां पर एन की बजाय ए का यूज होगा, सिंपल। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है ए डॉग, ओके, तो डी जो है ये कंसोनेंट है, यानी डॉग का जो हम उच्चारण कर रहे हैं डी से हो रहा है ना, डॉ 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 निकल रहा है मुंह से, तो इसलिए एन नहीं होगा, ए होगा, ए डॉग। इसी तरीके से ए वुमन, वो निकल रहा है मुंह से, ए वुमन। इसी तरीके से ए हॉर्स, हॉर्स, अब देखो एच यहाँ पर प्रोनाउंसिएट हो रहा है, हॉर्स, हा, मुंह से हा निकल रहा है, कंसोनेंट है, तो इसलिए ए हॉर्स लिखा जाएगा, एन नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग कि यूनिवर्सिटी यहाँ पर यू लिखा है, तो इससे पहले एन होना चाहिए, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यू तो लिखा है, लेकिन ध्यान दीजिए यूनिवर्सिटी वॉवेल मुंह से कहाँ निकल रहा है, यूनिवर्सिटी, ये निकल रहा है ना, यूनिवर्सिटी, यू पहला अक्षर तो ये आ रहा है, यू पहला अक्षर यही है ना, यू, तो इसलिए ये क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो इसलिए इससे पहले ए का यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ए यूरोपियन, यूरोपियन, यहाँ पर भी देखो ई लिखा हुआ है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी यूरोपियन यानी कि यू निकल रहा है, यू मुंह से यू निकल रहा है, जो कि कंसोनेंट है, तो इसलिए ए यूरोपियन ड्रेस लिखा जाएगा, एन यूरोपियन नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ए वन आइड मैन, ओ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वॉवेल, ओ जो अक्षर है वो वॉवेल है, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो वन, वाह निकल रहा है मुझसे, वन, यही तो है, वाह क्या है, कंसोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर वन के आगे एन न लिख करके ए लिखा जाएगा, ए वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी। इसी तरीके से ए वन रूपी नोट, एक 1 रुपए का नोट, वन निकल रहा है मुँह से, तो इससे पहले ए लिखा जाएगा। उम्मीद है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। आइए कुछ और रूल्स को समझ लेते हैं जहां पर ए का यूज किया जाता है। कुछ रूल मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप लोगों के लिए। फॉर वन, यानी वन के लिए भी ए का यूज किया जाता है। किसी सेंटेंस में वन यानी कि एक का यूज अगर हुआ है तो वहाँ पर वन की बजाय हम ए लिखते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बुक है। ओके, तो उसके हाथ में एक बुक है यानी वन बुक है, तो वन की जगह पर हमें ए लिखना चाहिए। इसी तरीके से एनी का मतलब किसी के लिए भी हम ए का यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ए किंग हैड 4 सन्स, यानी किसी राजा के 4 पुत्र थे। एनी किंग हैड 4 सन्स अगर लिखा है तो ये इनकरेक्ट है, एनी की जगह पर हमें ए लिखना चाहिए। ए किंग हैड 4 सन्स, किसी राजा के 4 पुत्र थे। इसी तरीके से सेम मतलब एक जैसे या फिर समान के लिए भी हमें ए का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस लिखा है, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टूगेदर। ए फीडर यानी सेम फीडर, एक जैसे पंखों वाले
जो पक्षी होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं, तो यहाँ पर सेम की बजाय ए लिखा गया है। इसी तरीके से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप ध्यान रखिएगा। जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो वहां पर भी हमें ए का यूज करना चाहिए। जैसे कि ही इज ए गांधी, अब गांधी क्या है? प्रॉपर नाउन है, पूरी दुनिया में एक ही गांधी है, महात्मा गांधी, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है। लेकिन यहाँ पर ही इज ए गांधी, वह एक गांधी है, इसका मतलब क्या हुआ? गांधी को एक कॉमन नाउन बना दिया गया, मतलब वह गांधी यानी कि वह गांधी जैसा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में ढेर सारे गांधी हैं और उसी में से वो भी एक गांधी है। गांधी को यहाँ पर कॉमन नाउन बना दिया गया, ठीक है। तो जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर लिया जाए तो उस कॉमन नाउन से पहले हमें ए लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस आप देख सकते हैं, ही इज ए गांधी, वह एक गांधी है, यानी कि वह गांधी जैसा है, ठीक है। तो वैसे तो सिंटेक्स में ढेर सारे रूल हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक ही वीडियो में सारे के सारे रूल को कवर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए सिंटेक्स की जो वीडियो है ये पार्ट में मैं आपको दूंगा। बहुत सारे पार्ट, 6, 7, 8 पार्ट, जितने भी पार्ट बनेंगे, जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, सिंटेक्स के वीडियोस पार्ट वाइज आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।